हेलो एवरीवन, आप लोगों का एक बार फिर से प्रथम क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज जो है हम लोग PYQ सीरीज़ जो है बिहार SSC इंटर लेवल की उसको आगे बढ़ाएंगे। और आज जो है हम लोग PYQ की सीरीज़ में क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग करेंगे बिहार SSC इंटर लेवल जो PYQ है उसमें मेंस जो 2020 का 25/12/2020 का जो मेंस एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसके जो जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन है। और आपका पता है जनरल स्टडीज़ का इसमें 50 क्वेश्चन है, 25 आपको साइंस के क्वेश्चन रहेंगे, वो आपका अलग से बनेगा। साइंस की सीरीज़ इसके बाद आएगी जनरल स्टडीज़ के बाद, है ना। तो हम लोग जनरल स्टडीज़ को करेंगे, ठीक है। बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पर आपको बिहार SSC, बिहार दरोगा और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सभी के वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलने वाला है, ठीक है। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल, बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं सर PDF कहाँ मिलेगा। मैं हर वीडियोज़ में आपको ये बताता हूँ कि जो PDF है वो आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो वहाँ पर मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, सारा PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिल जाएगा, है ना। प्रथम क्लासेस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। चैनल पे नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप पहले वीडियो देखिए, फिर मैं कहूँगा कि आप वीडियो शेयर ज़रूर करिए, है ना। चलिए बाकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा 50 क्वेश्चन का क्लास है और हम लोग पहले क्वेश्चन से क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो पहले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है ज़रा देखिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा है, क्या है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना। आपने मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP का नाम सुना ही होगा, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट में इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग MSP बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं इसको, MSP बोलते हैं। अब इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे। यहाँ पर क्या क्या जो है वो स्टेटमेंट है ये ज़रा एक बार देख लेते हैं। पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि निर्णायक प्राधिकारी द्वारा कुछ वर्षों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जा सकता है। ये स्टेटमेंट सही है कि जो निर्णायक पदाधिकारी हैं वो कुछ वर्षों के लिए MSP को फिक्स कर सकते हैं ना, तो न्यूनतम प्राइस मूल्य जो है वो तय किया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा इसका निर्धारण भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जाता है, नहीं यही गलत है। अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ये गलत है आपका। और ऑब्वियसली यहाँ इनकरेक्ट पूछा है तो यही हो जाएगा। बाकी भी देख लीजिए, बाकी सही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ने से अनाज की खरीद कीमत भी बढ़ जाती है, बिल्कुल सही हो, ठीक है। और इसकी घोषणा हर साल की जाती है, ये भी सही है। अभी 2023-24 का जो है घोषणा हो चुकी है, ठीक है। चलिए अब यहां पर पहले समझते हैं कि अगर ये क्यों गलत है और इसके बारे में और MSP के बारे में क्या क्या डिटेल है। देखिए जब हम MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करते हैं, ये क्या है, देखिए ये सरकार द्वारा, भारतीय सरकार द्वारा निर्धारित एक कीमत है ना। और जिस कीमत पर सरकार या सरकार की कोई संस्था या कोई व्यापारी जो है वो किसानों से अनाज खरीदता है, और ये निर्धारित क्या है, देखिए तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हमने जैसा कहा न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये भारत सरकार द्वारा निश्चित एक कीमत है जिस पर जो है सरकार या जो व्यापारी है वो किसानों से अनाज का अधिग्रहण करते हैं। और ये आपको कितना देना होता है, ये जो किसान की लागत है उसके 1.5 गुने से अधिक होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। यहां पर समझिएगा, अभी इंपॉर्टेंट है ये क्या हमने कहा, जो MSP होना चाहिए वो किसान की जो लागत है, किसान की जो लागत है ना, का कितना होना चाहिए, 1.5 गुना, है ना, 1.5 गुना, 1.5 गुना से अधिक, इससे अधिक ये निश्चित किया जाता है ताकि किसानों को लाभ मिल सके। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर के आपने एक आंदोलन में देखा था, है ना, जो 2021 में, है ना, 20 और 21 के बीच में जो बहुत बड़ा जो किसान आंदोलन चला था, वो 3 किसान बिल को लेकर के, उसमें एक मुद्दा जो ये MSP का भी था, ठीक है। तो क्या है याद रखिएगा, किसान की लागत का 1.5 गुना से अधिक जो है वो मूल्य होना चाहिए, ये MSP के अंदर ये निर्धारित है। उसके अलावा जैसा मैंने कहा कि MSP क्या है वो तो हमने समझ लिया। अब यहां
पर एक जो आपका गलत है कि इसका निर्धारण भारतीय खाद्य निगम द्वारा, ये तो गलत है। फिर कौन निर्धारित करता है? देखिए इसके लिए जो एक संस्था है, वैसे देखिए एक आयोग है, कमीशन है, उसको बोलते हैं कृषि लागत और मूल्य आयोग, यानी CACP, है ना, जिसको अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस। यानी कौन सी संस्था जो है, ठीक है, यानी MSP का जो निर्धारण है ना, MSP जो है वो CACP, जैसा हमने कहा, इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कृषि लागत और मूल्य आयोग। क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं कृषि लागत, है ना, लागत एवं मूल्य आयोग, ठीक है, यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है, उसके लिए है, ठीक है, मूल्य आयोग। ये आयोग जो है, इसी आयोग की सिफारिश पर, ठीक है, ये आयोग जो है वो रिपोर्ट, ये सिफारिश करती है, रिकमेंडेशन देती है, और इसी पर जो भारत सरकार तब अनाउंसमेंट करती है। बात समझ में आ रही है? तो यहां ध्यान रखना, ये खाद्य निगम नहीं होगा, बल्कि ये होगा CACP, ठीक है, यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है, यानी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा MSP का रिकमेंडेशन किया जाता है, उसकी सिफारिश की जाती है, और फिर भारत सरकार द्वारा ये अनाउंस किया जाता है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने। एक और पॉइंट आपसे सवाल बन सकता है कि पहली बार जो है MSP कब आई थी? पहली बार MSP को जो है वो उसकी घोषणा कब की गई थी? ये की गई थी 1966-67 वाले साल में, ठीक है, 1966-67 वाले जो साल है उसमें पहली बार MSP की घोषणा की गई थी। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगेन आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अगर आप अभी नोट बना रहे हैं तो अभी नोट बना चलिए, वरना मैं ये आपको एडवाइस करता हूँ, हमेशा से ये सजेस्ट करता हूँ कि आप पहले, है ना, वीडियो को भी आप देख लीजिए, है ना, आप टेलीग्राम से जो है, जो इसका जो PDF है उसको डाउनलोड करिए, और उसमें सारा क्वेश्चन रहता है, तो वहाँ क्वेश्चन में आप जो है आंसर ऐड करते चले जाइएगा, डिटेल ऐड करिएगा, और फिर उसको बढ़िया से रिवाइज करिए, बहुत बहुत काम आएगा। मैं आपको दिखाऊंगा कितना सारा क्वेश्चन जो है अभी इस आज के जो वीडियो में, आज के जो क्लास में देखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन जो BPSC, बिहार दरोगा, अभी मैंने रिसेंट जो PYQs करवाए उसके कई सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे, है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ PYQs बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये कि आपको अगर बिहार का एग्जाम दे रहा है, बिहार के सारे एग्जाम्स के PYQ करिए, चाहे BPSC का हो, चाहे बिहार पुलिस का हो, बिहार दरोगा का हो, बिहार टीचर का हो, ठीक है, सारे एग्जाम के PYQs आप करके जाइए, और फिर आप बिहार SSC में बैठिएगा, तब देखिएगा। बाकी डिटेल तो थोड़ा आपको पढ़ने की जरूरत है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? कह रहा है कि देश का पहला फ्रेट विलेज बनाया जाएगा, ठीक है, यानी द कंट्रीज फर्स्ट फ्रेट विलेज विल बी बिल्ट, है ना, फ्रेट विलेज, है ना, यानी इसको फ्रेट को हिंदी में, है ना, या दूसरे वर्ड में आप गुड्स भी कह सकते हैं, या माल जो कहते हैं, है ना, माल गांव हिंदी में हो जाएगा, लेकिन उसको जनरली फ्रेट विलेज ही कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये देखिए इसकी अनाउंसमेंट 2017 में ही हुई थी, ठीक है, और ये वाराणसी। देखिए फ्रेट विलेज क्या होता है इसको बढ़िया से समझ लीजिए, ठीक है। देखिए फ्रेट विलेज को जो अनाउंस किया था एक संस्था है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, यानी IWAI, ठीक है। कौन है? IWAI, है ना, यानी कि इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको क्या बोलेंगे? इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी भारतीय अंतर्देशीय, है ना, जलमार्ग प्राधिकरण जो है उसने इसकी घोषणा की थी, है ना। और ये क्या होता है? देखिए फ्रेट विलेज एक ऐसा क्षेत्र होता है जो बेसिकली आप इसको कहें जहां परिवहन के सभी संसाधन, यानी कि एयर वाला हो, वाटर वाला हो, रोड हो, सभी, यानी कि परिवहन के सारे संसाधन आसानी से उपलब्ध हो। इसके अलावा यहां पर जो माल वितरण है और अन्य लॉजिस्टिक सुविधाएं भी उपलब्ध हो, ठीक है। तो और वो एक सिंक्रोनाइज वे में, एक, है ना, एक क्रमिक रूप में जो है वो अगर उपलब्ध है, तो ऐसे शहर को या ऐसे क्षेत्र को फ्रेट विलेज के रूप में डेवलप किया जाता है। बात समझ में आ रही है? और ये वाराणसी को किया गया था, तो ये ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। 3 क्या कह रहा है?
3 कह रहा है भारत को विनिर्माण केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई योजना कौन सी थी, यानी कि द स्कीम लॉन्च टू प्रमोट इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग, है ना, मतलब भारत के मैन्युफैक्चरिंग, मतलब भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के रूप में डेवलप करने के लिए, है ना, कौन सी स्कीम लाई गई थी। आप बहुत आसानी से स्कीम का नाम बता सकते हैं कौन सा है, तो ये स्कीम हो जाएगा, ये बहुत ही फेमस था और वो था हमारा मेक इन इंडिया। कौन सा था हमारा, मेक इन इंडिया। यहां जितने भी देखिए एग्जाम में, आपके एग्जाम में एक और टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो है कि अलग अलग भारतीय सरकार के जो पिछले कुछ सालों के जो आपके योजनाएं हैं, खास करके जो प्रसिद्ध योजना है, ठीक है, महत्वपूर्ण योजना है, उससे सवाल पूछता है। और उसमें एक तो देखिए इस तरह का भी पूछ सकता है और एक आपको डेट, मतलब वो कब लॉन्च हुआ था, ये बहुत बार पूछा जाता है। जैसे अगर आप मेक इन इंडिया की अगर बात करें तो ये लॉन्च कब हुआ था मेक इन इंडिया, ये हुआ था 25 सितंबर 2014 को। कब लॉन्च हुआ था, 25 सितंबर 2014 को जो है वो मेक इन इंडिया जो है लॉन्च हुआ था। और इसका टारगेट क्या था, भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब में कन्वर्ट करने का, ठीक है, भारत को एक प्रोड्यूसर बनाने का, है ना। हम लोग अभी तक बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, हमें एक्सपोर्टर बनाने का जो लक्ष्य था वो मेक इन इंडिया मिशन का जो है मुख्य लक्ष्य था। यहां ध्यान रखेंगे, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, मेक इन इंडिया, ठीक है। बाकी ये जो आप बाकी नीचे जितने भी देख रहे हैं उनसे भी, उनका कम से कम आप जो है क्या याद रखिए, लॉन्चिंग डेट जरूर आप याद रखिए। जैसे अगर आप स्मार्ट सिटी मिशन की अगर बात करें, ये कब लॉन्च हुआ था, 25 जून 2015 को। कब लॉन्च हुआ था, तो ये भी ध्यान में रखेंगे, ये 25 सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। 25 जून 2015 को लॉन्च हुआ था। उसी तरह अगर आप अटल पेंशन योजना की बात करेंगे, ये भी 2015 में लॉन्च हुआ था, 9 मई को, है ना। कब लॉन्च हुआ था, तो 9 मई 9 मई 2015 को ये भी लॉन्च हुआ था, ठीक है। और प्रधानमंत्री अगर आप मुद्रा योजना की बात करें, ये भी बहुत बड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम था और ये आपका अप्रैल में 8 अप्रैल, है ना, सॉरी 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च हुआ था। ये हुआ था 8 अप्रैल, है ना, या अप्रैल जो बोलिए, 2015 को लॉन्च हुआ था, ठीक है। देखिए ये ऐप 2015 के सारे स्कीम है, यहां पर देख सकते हैं। 2014 में भी कुछ जैसे एक आपका जो है जनधन योजना पूछ ले, आप लोग कमेंट में बताएंगे जनधन योजना की शुरुआत जो है वो कब से हुई थी, है ना। मैंने ईयर तो बता दिया 2014, कौन से डेट से हुई थी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 4, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, फॉसिल फ्यूल्स, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स, है ना इंग्लिश में। तो कौन सा नहीं है, ये बहुत आसानी से आप बता सकते हैं, है ना। देखिए पहले आप ये समझ लीजिए फॉसिल फ्यूल्स किसको बोलते हैं, ठीक है। देखिए फॉसिल फ्यूल्स का निर्माण कैसे होता है, होता क्या है कि जो मृत जीव जंतु हैं, ठीक है, जो डेड, है ना, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, जीव जंतु, पौधे हैं, जब वो किसी भी कारण से धरती की सतह में, है ना, दब जाते हैं और मतलब हजारों लाखों साल तक जब ये दबे रहते हैं तो ताप और दबाव के कारण जो है ना, ये फॉसिल फ्यूल्स यानी कि आपका जो है ना जीवाश्म ईंधन है उसमें परिवर्तित हो जाता है। लेकिन यहां पूछा इसमें से कौन सा नहीं है। देखिए पेट्रोलियम तो आपको पता है कि जीवाश्म ईंधन है, इसी तरह से बनता है। प्राकृतिक जो गैस, नेचुरल गैस है वही है। कोयला, कोल जो है वो भी है ना। परमाणु ऊर्जा, है ना, जो न्यूक्लियर एनर्जी है, ये आपको पता है कि ये कोई, है ना, जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है, ठीक है। आपको पता है न्यूक्लियर ऊर्जा जो है, न्यूक्लियर रिएक्टर सबका यूज करके उसको उत्पन्न किया जाता है, तो वो अलग प्रोसेस है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है तुर्कमेनिस्तान की राजधानी कौन सी है। अब देखिए यहां पर जैसा मैंने कई बार बिहार एसएससी के जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं अभी तक, सब में आपने देखा होगा कि एक राजधानी और एक मुद्रा पर सवाल आपका बनता है। और यहां पर भी आपको मुद्रा वाला भी सवाल आएगा। राजधानी और मुद्रा पर जो है वो आपसे सवाल पूछता ही पूछता है। तो खैर तुर्कमेनिस्तान की अगर बात करें तो इसकी राजधानी, ये मिडिल ईस्ट का एक कंट्री है, ठीक है, और इसकी राजधानी जो है वो क्या है, वो है अशगाबत, है ना, या अशगाबात भी लिखा रहता है, ठीक है। तो ये अशगाबात जो है वो हमारा तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है। पहले हम लोग इसी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, तुर्कमेनिस्तान के बारे में, ठीक है। देखिए तुर्कमेनिस्तान की राजधानी तो अशगाबात हो गई। इसकी जो मुद्रा है ना, तुर्कमेनिस्तान की हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, इसकी जो मुद्रा है, ठीक है,
इसकी मुद्रा कौन सी है, तो यहां पर मुद्रा जो चलता है उसको बोलते हैं मनात, है ना, मनात बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मनात बोलते हैं। मुद्रा भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपसे पूछ लेगा एग्जाम में, ठीक है। उसके अलावा तुर्कमेनिस्तान के बारे में आप एक पॉइंट जरूर याद रखिए, है ना, जो कैस्पियन सागर है, जो दुनिया का सबसे बड़ा झील कहलाता है या खारे पानी का झील कहलाता है ना, कैस्पियन सागर से इसकी सीमा लगती है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है, इसकी सीमा जो है कैस्पियन सागर, है ना, सी, है ना, से सीमा लगती है इसकी, ठीक है, सीमा लगती है। तो ये भी ध्यान में रखना है इसका, क्योंकि यहां पूछा कैसे जाता है, तो आपको कई बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो कैस्पियन सी है ना, उससे कौन से जो है ना देश का जो सीमा लगता है, मैं वो भी आपको बता दे रहा हूं। कुल 5 देशों का सीमा लगता है कैस्पियन सी से, ठीक है, मैं यहीं पे आपको लिख भी दे रहा हूं, ठीक है। देखिए कैस्पियन सागर से जो है 5 देश, एक तो आपका तुर्कमेनिस्तान ही हो गया, ठीक है, जिसका सीमा लगता है। इसके अलावा आपको है कजाकिस्तान है, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, उसके बाद रशिया हो गया, अजरबैजान हो गया, और फिर नीचे आपका ईरान है, ठीक है। कौन कौन सा हो गया, अगर आप देखेंगे कैस्पियन से कुछ इस तरह का आपको यहां इस तरह से ऐसे बना हुआ दिखेगा, ठीक है, जहां पर इस तरह से आपको कैस्पियन सी बना हुआ दिखता है। इसमें यहां पर देखिए इधर आपका मिलेगा कजाकिस्तान, है ना, यहां पर क्या मिलेगा, मैं थोड़ा इसको नीचे बना देता हूं, एक सेकेंड रुक जाइए, थोड़ा सा मैं इसको नीचे बना दे रहा हूं ना। देखिए अगर आप बनाएंगे इस तरह से कैस्पियन सी आपको देखने, सॉरी थोड़ा सा, तो इस तरीके से आपको कैस्पियन सी जो है देखने को मिलेगा। मैं एक रफ मैप बता रहा हूं, है ना, इधर आपको जो मिलेगा यहां पर मिलेगा इसको आपको कजाकिस्तान, है ना, कजाकिस्तान भी लिखा रहता है, कजाकिस्तान, ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा इधर अगर आपको मिलेगा यहां पर जो है, यहां तुर्कमेनिस्तान है आपका, यहां पर तुर्कमेनिस्तान है ना, मेनिस्तान है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहां पर आपको मिलेगा, इधर आपको कौन मिलेगा, इधर मिलेगा रूस, है ना, इधर आपको मैं हिंदी में लिख दूं तो ये मिलेगा आपको यहां पर रूस, ठीक है, यहां कौन मिलेगा, रूस। इधर जो आपको मिलेगा यहां पर मिलेगा अजरबैजान, है ना, अजरबैजान या बाइजान जो भी बोली आप प्रोनाउंसिएट करिए, अजरबैजान हो गया। और नीचे आपको इसके मिलेगा ईरान। तो ये 5 देशों से घिरा हुआ है, आप ऐसे याद रखेंगे तो आसानी से याद रहेगा। इधर कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान है जो पूर्वी और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, दक्षिण में कौन है, ईरान है ना, और पश्चिम में रूस और कौन है, अजरबैजान है। ये बात हो रही है कैस्पियन सी के, ठीक है। तो कैस्पियन सी के बारे में आप जान लिया, ठीक है। और ये तो मैंने पहले बताया, ये खारे पानी के विश्व में, ये पिछले भी पीवाईक्यूज में आ गया, दरोगा में कैस्पियन सी से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं कि आप अच्छे से डिटेल को समझिए, ठीक है। खैर बात आ रही है, अब ये हमने समझ लिया। अब यहां पर जानते हैं, जैसे ये आप जितना भी देख रहे हैं ये सब राजधानी है। जैसे ताशकंद किसकी राजधानी है, तो ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ये किसकी राजधानी है, उज्बेकिस्तान की राजधानी है। उसके अलावा अबू धाबी किसकी राजधानी है, आपने यूएई, संयुक्त अरब अमीरात आपने नाम सुना होगा, है ना, अबू धाबी उसकी राजधानी है। ये आकृति कोई नहीं है ना, ये तो किसी का नाम लग रहा है। यहां पर अंकारा हो जाएगा, ठीक है, यहां अंकारा था ऑप्शन में, तो अंकारा किसकी है, तो ये आपको पता होगा, है ना, ये आपका तुर्की की राजधानी है, ठीक है। अभी तुर्की न्यूज में भी है, ठीक है, कारण है ना कहीं तुर्की जो है वो पैलेस्टाइन को समर्थन दे रहा है, इसलिए तुर्की न्यूज में भी है। खैर चलिए आगे बढ़े। तो अगला हमारा ये, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा क्वेश्चन नंबर, है ना, 6। चलिए 6 में देखते हैं। 6 में क्या है, कह रहा है लोकसभा में सीट अनुसूचित जाति के लिए, है ना, मतलब लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित सीट है, ठीक है, सीट रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट इन लोकसभा, कितने कुल सीट है। देखिए लोकसभा में जो आरक्षित ये जो शेड्यूल कास्ट यानी एससी के लिए कितने हैं, 84, 84, है ना। लोकसभा में आपको बताना है कुल सीट कितने हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है। 84 जो है एससी के लिए है। अब आपसे एसटी भी याद रख लेना है, एसटी भी पूछ सकता है। तो 47 सीट जो है वो एसटी के लिए रिजर्व है। एक सवाल और भी बनता है कि आखिर लोकसभा का कौन सा संविधान का जो कौन सा अनुच्छेद जो है वो शेड्यूल कास्ट के यानी ये जो सीट रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट की बात करता है, ये आपका होगा अनुच्छेद, इसको भी ध्यान में रखेंगे, ये अनुच्छेद आपको हो जाएगा 334। कौन सा हो जाएगा, अनुच्छेद 334 जो है वो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि पोर्टो नोवो निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है। देखिए पोर्टो नोवो कहां है,
पहले राजधानी समझ लीजिए। देखिए ये बेनिन एक जो कंट्री है, ठीक है, बेनिन जो कि एक पश्चिम अफ्रीका का देश है, ठीक है, वेस्ट अफ्रीका का। बेनिन जो है वो कहाँ है, वो पश्चिम अफ्रीका का देश है, वेस्ट अफ्रीका। मैं इंग्लिश में थोड़ा लिख दो, कहीं कहीं इंग्लिश में थोड़ा लिखना, ठीक है ना। वेस्ट अफ्रीका का है ना, का एक देश है, का देश। बात समझ में आ रही है? कौन? बेनिन। और बेनिन का ही कैपिटल क्या है, वो है आपका, है ना, पोर्टो नोवो। अच्छा, यहां की करेंसी अगर आपसे पूछ ले तो देखिए इसकी करेंसी, बेनिन की करेंसी क्या होगी। अच्छा, आप लोग कमेंट में बताएंगे बेनिन की करेंसी क्या है, ठीक है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। मैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट आपको बात बताऊं, बेनिन जो है ये, इसके अगर आप प्लेस की बात करेंगे, है ना, मैं इसका थोड़ा सा आपको प्लेस भी बता दे रहा हूं, ठीक है। बेनिन के अगर बात करेंगे तो ये जो गिनी की खाड़ी है, ठीक है, जो गिनी की खाड़ी है ना, गिनी की खाड़ी, ये वहां पर मतलब उससे उसका बॉर्डर लगता है। इसके अलावा अगर बेनिन के बारे में और जानना हो तो देखिए बेनिन का लोकेशन अगर आपको ढूंढना हो कि सर कहाँ है ज्योग्राफी में, देखिए अगर आपने नाइजीरिया, देखिए आपको थोड़ा तो पता होना चाहिए इसके आसपास, जैसे नाइजीरिया है, टोगो है, ठीक है, ये सब कंट्री है, नाइजीरिया है, टोगो है, नाइजर है, ये सब उसके पड़ोसी देश हैं, बुर्किना फासो है, ये सब उसके पड़ोसी देश हैं, ठीक है। अगर आप अफ्रीका का मैप देखेंगे ना, वो इस तरह से जब होता है ना यहाँ पर, तो इस जगह आपको मिलेगा, इस जगह मिलेगा, ठीक है, अफ्रीका का इस तरीके से आपने देखा होगा। मैं थोड़ा सा, एक सेकेंड, थोड़ा इसको ठीक करता हूँ। अगर आपने अफ्रीका का मैप देखा होगा तो ये थोड़ा सा यहाँ आकर के इधर ऐसे कर्व हो जाता है, इस तरीके से रहता है, ठीक है, इस तरीके से रहता है। अगर आप अफ्रीका का मैप देखेंगे तो यहाँ पर इस जगह आपको बेनिन मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? बाकी अगर जैसे लाइबेरिया की बात करेंगे, बेनिन से थोड़ा इधर आएंगे तो इधर आपको लाइबेरिया नाम का एक कंट्री मिलेगा, ठीक है, तो लाइबेरिया को भी आपको ध्यान में रखना है, लाइबेरिया वहां आपको मिल जाएगा। उसके अलावा अंगोला, अंगोला आपको नीचे मिलेगा, पहले आपको इधर मिलेगा, इस जगह मिलेगा, चेक रिपब्लिक के पास जो है वो गैबॉन मिलेगा, फिर नीचे आएंगे तो आपको अंगोला मिलेगा। तो इस तरह से मैप अगर आपको ध्यान में रहेगा तो आसानी से, तो आप वर्ल्ड मैप को जरूर अपने घर में रखिए, अपने पास आसपास रखिए, आपको आसानी से ज्योग्राफी याद होता रहेगा, ठीक है। चलिए, तो ये लाइबेरिया, अंगोला, गैबॉन, ये सब अफ्रीकी कंट्री है, सारे के सारे जो है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका महादेश में है, ठीक है। कहाँ है? अफ्रीका में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, आपके लिए एक सवाल है ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना, कि दुनिया में सबसे ज्यादा देश जो है वो कौन से महादेश के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या हो जाए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए ये बहुत फेमस है ना, इसका नाम अभी नोबेल प्राइज वाला वीडियो आया था, उसमें भी आपने इनका नाम सुना होगा, वो है मलाला यूसुफजई, है ना। मलाला यूसुफजई के बारे में क्या खास बात है भाई, ठीक है। तो देखिए आपने पढ़ा होगा कि मलाला यूसुफजई जो है वो क्या है, नोबेल प्राइज जीतने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति हैं, ठीक है, महिला तो है ही, और ऐसे भी क्या सबसे कम उम्र का जो नोबेल प्राइज विनर है वो मलाला यूसुफजई है। तो इनके बारे में याद रखेंगे। 2014 में इनको क्या मिला था, नोबेल मिला था। किसके लिए मिला था? पीस, मतलब कौन सा, पीस प्राइज के लिए, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़े, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा, इनकी एक और किताब है आई एम मलाला, आप वो जरूर पढ़िए, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है इनकी, ठीक है, पाकिस्तान से इनका संबंध है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है जापान के किस बंदरगाह को सिल्क पोर्ट के नाम से जाना जाता है, यानी रेशम बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, सिल्क पोर्ट। देखिए ये कहा जाता है योकोहामा, है ना, योकोहामा एक पोर्ट है, ठीक है, योकोहामा जो है वो पोर्ट है, टोक्यो से थोड़ा डिस्टेंस पे है। तो ये जो योकोहामा पोर्ट है इसको हम लोग जो है सिल्क पोर्ट भी कहते हैं, ठीक है। यहां पर एक पोर्ट जिसको कॉटन पोर्ट भी बोलते हैं, ठीक है। जापान की अगर जब आप बात करेंगे तो यहां एक कोबे बंदरगाह है, कोबे पोर्ट भी है, एक क्या है आपका, कोबे पोर्ट, है ना। इसको कॉटन, है ना, पोर्ट कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, कॉटन पोर्ट, है ना, इसको कॉटन बंदरगाह कहा जाता है। कॉटन बंदरगाह लिखिए, पोर्ट लिखिए, बंदरगाह, ठीक है। ये हमारा हो गया कोबे, याद रहेगा। तो योकोहामा जिसको सिल्क पोर्ट और कोबे पोर्ट को क्या कहा जाता है, कॉटन, है ना। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर
10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे गहरा भूमि से घिरा और उचित रूप से सुरक्षित बंदरगाह है? देखिए भूमि से घिरा हो, वैसे अगर आप देखिए तो ये चारों ही जो पोर्ट हैं ये पूर्वी तट पर ही हैं। ये चारों पोर्ट कहाँ हैं? ये पूर्वी तट पर ही है। ठीक है, आपको चेन्नई तो पता ही, नाम से पता चल जाएगा, है ना। पाराद्वीप है, विशाखापट्टनम है। तो देखिए यहां पर आंसर हो जाएगा आपका विशाखापट्टनम। ठीक है, जो विशाखापट्टनम एयरपोर्ट है, ठीक है, ये जो एयरपोर्ट है, सॉरी ये जो पोर्ट है, बंदरगाह है, ये है ना गहरे स्थल सीमा से घिरा हुआ है और बहुत सुरक्षित पोर्ट है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट भी है इंडिया का। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ये कितने बार ही आ चुका है? ठीक है, देखिए वो झील आपका क्या है? वो है चिल्का, है ना। चिल्का जो है, जो कि कहाँ पर है? अगर आपको से पूछ ले, चिल्का उड़ीसा में है। ठीक है, तो आपको स्टेट भी याद रखना है। और ये खारे पानी की भारत में सबसे बड़ी झील है। मैंने अब दो है ना, आपने देखा होगा 2-3 क्लास में ये इस तरह के क्वेश्चन आ गए। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो दरोगा वाले एग्जाम में पूछा हुआ है। तो आप रिलेट करिएगा, पढ़िएगा, आपका बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा, है ना। मीठे पानी का क्या है? वुलर झील है, जो कश्मीर में है। अगर यही पूछा जाता हमसे क्या, मीठे पानी का, है ना, मीठे पानी की अगर पूछा जाता तो हम लोग क्या बोलते? ये बोलते वुलर झील। क्या बोलते हम लोग? वुलर झील बोलते। ठीक है, क्या बोलते? वुलर झील। कहाँ पर है? ये आपका जम्मू एंड कश्मीर में, बहुत फेमस है। ठीक है, बाकी झीलों की बात करें तो पुलिकट जो अगर आप देखेंगे तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, एपी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। और पुलिकट की क्या खास बात है? मैं पुलिकट की बात कर रहा हूं। ये दूसरा सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक है, यानी कि खारे पानी की भारत में दूसरी सबसे बड़ी झील है ना। ये याद रखिएगा, ये क्या है? चिल्का के बाद खारे पानी की, है ना, दूसरी सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी झील। ठीक है, एक तो ये इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़े, सांभर झील की बात करते हैं। सांभर झील कहाँ पर है? आप लोगों को पता होगा, है ना। सांभर बहुत फेमस जगह है, ये जयपुर राजस्थान में है ना। और सांभर झील की क्या खास बात है? देखिए ये भारत का जो अंतर्देशीय इनलैंड लेक, यानी चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है। ठीक है, तो अगर आप इसके बारे में कहेंगे तो ये भारत का सबसे बड़ा अंतर्देशीय, है ना, खारे पानी का झील है। तो यानी ये क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा, है ना, सबसे बड़ा, है ना, खारे पानी का अंतर्देशीय, इसको इनलैंड बोलते हैं ना, अंतर्देशीय, है ना, देशीय झील, है ना। ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लेक सांभर। तो याद रखेंगे, लेक सांभर इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा जाता है। अच्छा, ये होगा वेम्बनाड, यहाँ वेम्बनाथ, ठीक कर लीजिएगा। वेम्बनाड जो है भारत, ये केरल में, ये कहाँ पर है? सबसे पहले ये केरल में है और भारत की सबसे लंबी झील है, सबसे लंबी झील, है ना। ये इसके बारे में क्या याद रखेंगे? ये सबसे लंबी झील है भारत के अंदर। ठीक है, ये सब पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ध्यान में रहना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, है ना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? 12 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रूलर डिक्लेयर्ड ब्लेस्फेमी एज अ पनिशेबल ऑफेंस। ब्लेस्फेमी जिसको हम लोग बोलते हैं इस निंदा, ईश्वर की निंदा। ठीक है, देखिए आपको पता है कि ऑब्वियसली कोई जो है, जो थोड़ा स्ट्रांग यानी कट्टर टाइप का होगा, वही ऐसा काम करेगा, और वो था औरंगजेब। क्योंकि जितने भी मुगल एम्परर हुए उससे सबसे कट्टर जो हुआ, है ना, जो मुस्लिम रूलर हुआ, वो था औरंगजेब। ठीक है, तो औरंगजेब ने जो ईश्वर निंदा है, इस निंदा को जो है उन्होंने दंडनीय अपराध माना था। ठीक है, और औरंगजेब के बारे में याद रखिएगा, इन्होंने ही जो सिख धर्म के 9वें गुरु हैं, है ना, सिख धर्म के 9वें गुरु है। ठीक है, सॉरी मैं यहाँ पे एक सेकेंड, गुरु तेग बहादुर, है ना, गुरु तेग बहादुर, है ना, बहादुर का जो है को मृत्यु दंड दिया था ना, बहादुर को मृत्यु दंड, है ना, क्योंकि उन्होंने इस्लाम को, वो इस्लाम में परिवर्तित होने के लिए उनको कहा जा रहा था, लेकिन उन्होंने यही कहा था कि वो सर कटा देंगे, लेकिन वो इस्लाम धर्म कबूल नहीं करेंगे, और इसी पर औरंगजेब ने उनको मृत्यु दंड दिया था ना। तो मृत्यु दंड ये भी पूछा जाता है औरंगजेब के बारे में। तो गुरु तेग बहादुर ये 9वें गुरु थे, इनके बारे में याद रखना है, ये सिख धर्म के 9वें गुरु थे। ठीक है,
ये इंपॉर्टेंट है। 10वें तो आप जानते ही हैं गुरु गोविंद सिंह है, ठीक है, और पहले गुरु नानक देव हैं, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट जो 5वें गुरु अर्जन देव जो हैं वो भी बहुत प्रसिद्ध हैं, ठीक है। खैर एक और बात आप औरंगजेब के बारे में ध्यान रखेंगे, इनको एक और टाइटल दिया गया था, उनको जिंदा पीर कहा जाता था। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि जिंदा पीर किसको कहा जाता है, औरंगजेब को कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ये सब कुछ आपको पॉइंट जो है वो ध्यान में रखने हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 है ना। 13 क्या कह रहा है कि हु वॉज द 23rd तीर्थंकाराज ऑफ जैनिज्म, यानी जैन धर्म के 23वें तीर्थंकार कौन है। देखिए ये तो बहुत आसान है, ये पिछले आई थिंक पिछले जो है PYQ के डिस्कशन में भी आया था। वो पार्श्वनाथ, कौन है ये, पार्श्वनाथ, ये 23वें। नेमिनाथ जो है वो 22वें हैं, आप ये ध्यान में रख लीजिए। ऋषभ देव तो पहले हैं, फर्स्ट हैं, ठीक है। और चंद्र प्रभु जो है ये आई थिंक 8वें हैं, है ना। चंद्र प्रभु जो है वो कौन से हैं, चंद्र प्रभु जो है वो आपको 8वें हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले आप जानते हैं अंतिम 24वें कौन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे जो 24वें तीर्थंकार हैं वो कौन है, ठीक है, ये आपको बताना है कमेंट में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे कुश्ती के लिए 2020 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। देखिए 2020 राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है ये दिया था, कुश्ती के लिए दिया गया था, वो लिखा हुआ भी है, वो विनेश फोगाट को दिया गया था। किसको दिया गया था, विनेश फोगाट को, ये ध्यान में रखेंगे, विनेश फोगाट को दिया गया था, ठीक है। आपको 2020 का लेकिन याद नहीं रहेगा। देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को ही अब हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग जो है मेजर ध्यानचंद, है ना, मेजर, इसको हम लोग ध्यानचंद खेल रत्न बोलते हैं ना, खेल रत्न बोलते हैं। तो ये ध्यान में रखना है, खेल रत्न बोलते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। अब मेजर ध्यानचंद के बारे में आप लोग जानते हैं, नहीं भी जानते ज़रूर जाकर के उनके बारे में पढ़िए, उनसे भी कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। खैर इनको हॉकी का जादूगर, विजार्ड ऑफ हॉकी कहा जाता था, ठीक है। खैर वो अलग बात है। यहाँ पर जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है, अब हमको क्या किसका याद रखना है, हमको 2022 का याद रखना है, क्योंकि अभी 23 का तो मिला नहीं है, 2022 का मैंने पहले भी कहा था, है ना, पहले क्लास में शायद मैंने आपको ये मेंशन किया था कि आपको जितने भी स्पोर्ट्स अवार्ड है वो सब इंपॉर्टेंट है, वो आपका एग्जाम में उससे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो ये 2022 का जो है ये एक ही आदमी को मिला है, उसका नाम था शरत अचंता कमल, है, उनका नाम था शरत अचंता कमल, ठीक है। ये टेबल टेनिस के प्लेयर है, ये किसके प्लेयर है, ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, ठीक है, इनको मिला था। ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं और इनको ही ये मिला था, ठीक है। उसके अलावा अगर देखें तो जो मेजर ध्यानचंद, एक तो खेल रत्न मिलता है, एक मेजर ध्यानचंद जो है वो लाइफ टाइम भी मिलता है, ठीक है। एक होता है, एक लाइफ टाइम कैटेगरी भी इसमें दिया गया है, सॉरी, एक आपका क्या दिया हुआ है, लाइफ टाइम कैटेगरी दिया है। तो लाइफ टाइम अवार्ड जो है इस बार 4 लोगों को मिला था लाइफ टाइम, उसमें से एक जो है मतलब 4 कौन कौन से थे, देखिए उन चारों का नाम आप ध्यान में रख सकते हैं। एक अश्विनी अकुंजी थे जो एथलेटिक्स से संबंधित थे, एक तो किसको मिला है, अश्विनी अकुंजी, है ना, अश्विनी अकुंजी को मिला है, ठीक है। इनका संबंध एथलेटिक्स से था, है ना, एथलेटिक्स से था, ठीक है, इनका संबंध। उसके बाद दूसरा एक मिला है BC सुरेश को मिला है, BC सुरेश को मिला, ठीक है। इनका संबंध देखिए BC सुरेश की अगर मैं बात करूं, है ना, एक तो BC सुरेश को मिला और एक मिला था धर्मवीर सिंह को, ठीक है। तो BC सुरेश का संबंध कबड्डी से था और धर्मवीर सिंह का संबंध जो हॉकी से था। तो इनका तो संबंध था कबड्डी से, ठीक है, इनका संबंध किससे था, कबड्डी से। और एक मिला था धर्मवीर सिंह को, है ना, तो एक मिला था कि इनको धर्मवीर सिंह, है ना, धर्मवीर, ये सब नाम आपसे अभी पूछ सकता है ना। जब तक 2023 का नहीं मिल जाता तब तक आपको 22 का क्वेश्चन रेलेवेंट है ना। तो धर्मवीर सिंह को मिला था, किसके लिए मिला था, हॉकी के लिए, ठीक है, हॉकी के लिए मिला था। और एक जो है पैरा एथलेटिक्स के लिए मिला था, और वो मिला था आई थिंक, है ना, वो जो है नीर बहादुर गुरंग उनका नाम था, तो वो भी ध्यान में रख सकते हैं। कौन है, नीर बहादुर गुरंग, है ना, बहादुर गुरंग, ठीक है। इनको मिला था पैरा एथलेटिक्स, है ना, क्या मिला था, पैरा, है ना, एथलेटिक्स के लिए, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। तो ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप अगेन नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए जो आपके लिए सहूलियत हो, ठीक है। अगला सवाल हमारा है 15,
क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है, डोरमेंट है, ठीक है, या डेड है, जो बोलिए डेड वोल्केनो है, ठीक है। तो कौन सा डेड वोल्केनो है, देखिए अगर आप नाम पढ़ेंगे तो वो पता चल जाएगा। माउंट फुजियामा ये तो एक्टिव है, माउंट एटना एक्टिव है, माउंट पोपा ये नहीं है, क्योंकि ये अच्छा माउंट पोपा कहाँ पर है, ये म्यांमार में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये एक डेड वोल्केनो है माउंट पोपा। बाकी अगर बात करें देखिए तो माउंट फुजियामा ये कहाँ पर है, ये आपको पता ही होगा, ये जापान में है। कहाँ पर है, जापान में, और ये जापान की सबसे ऊंची पर्वत भी है, ठीक है, जापान की ये एक्टिव तो है ही, पहले मैंने बता दिया सबसे, है ना, जो ऊंची पर्वत है यही है माउंट फुजियामा, ऊंची पर्वत है, ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। तो जापान की सबसे ऊंची पर्वत जो है माउंट फुजियामा, यहाँ से ये भी बनता है क्वेश्चन। बाकी माउंट एटना हमने PYQ पीछे किया था तो उसमें भी बताया था, माउंट एटना ये इटली में है, ठीक है, इटली में है, और ये पिछले ही साल यानी कि मतलब पिछले ही महीने जो हमारा पिछले आई थिंक सितंबर नहीं अक्टूबर में, सॉरी अगस्त में, है ना, अक्टूबर तो अभी चल रहा है, अगस्त में, ये अगस्त 2023 में इरप्ट हुआ है, बहुत रीसेंट इरप्ट हुआ है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है ना, वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज में काउंट किया जाता है। स्ट्रोम्बोली जो है देखिए ये भी एक वोल्केनो है और ये भी इटली में ही है। देखिए इटली में 4 जो एक्टिव वोल्केनो है उसमें से एक तो माउंट एटना है, स्ट्रोम्बोली है, इसके अलावा मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, एक विशुवियस है, आपने विशुवियस का नाम सुना होगा, विशुवियस, ठीक है, ये है ना, और एक वोल्केनो और उसका नाम है वेल्केनो, है ना, उसको वेल्केनो बोलते हैं, ठीक है, वेल्केनो, ये भी एक एक्टिव वोल्केनो है। तो 4 एक्टिव है इटली के अंदर, माउंट एटना, स्ट्रोम्बोली, विशुवियस और वेल्केनो, ठीक है, ये नाम आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं एक स्ट्रोम्बोली के बारे में जो है वो एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है ना, देखो इसी को स्ट्रोम्बोली जो है इसको लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन बोलते हैं, यानी कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं इसको। हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में थोड़ा ज़्यादा टफ लग रहा है ना, भूमध्य सागर का, है ना, सागर का प्रकाश स्तंभ, इसको क्या बोला जाता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं इसको। किसको, ये बात हो रही है माउंट स्ट्रोम्बोली को। तो आप ये सब ध्यान में रखेंगे, ये सारे ही पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल। अच्छा आपके लिए एक सवाल है, इंडिया में कौन सा एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है जो इंडियन टेरिटरी में आता है, उसका नाम बताइएगा आप लोग कमेंट में। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 16। क्वेश्चन नंबर जरा 16 देखिए क्या है, कह रहा है क्या कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग कैन कॉन्स्टिट्यूट अ फाइनेंशियल कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत, यानी कि पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन वित्तीय आयोग का गठन कर सकता है। देखिए ये जो है ये राज्य के राज्यपाल, है ना, ये आप किसके पास पावर है, जो संबंधित राज्य है उसके जो राज्यपाल हैं, है ना, वो ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अच्छा ये आपका जो आर्टिकल है ना 246 है, कहाँ मेंशन मिलेगा, 246 में जो आई है 246 आई, उसको जब आप पढ़िएगा आई थिंक वहाँ पर सही 246 नहीं 243 में है ना, हाँ 243, 6 नहीं कर लीजिए, इसको 3 कर लीजिए, 243 जो आई होगा वो वहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 17, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि कोरोना बीमारी का पहला मामला भारत के किस राज्य में, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है और ये आपका करंट अफेयर्स का, ये उस समय जो है 2020 में ये रेलेवेंट था, ठीक है, अभी तो आपके लिए उतना रेलेवेंट नहीं है, वो हो जाएगा केरला। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग बताएंगे नीफा वायरस जो है, ठीक है, वो किससे संबंधित है। नीफा वायरस भी उसके कई सारे केसेस केरल में देखने को मिला, तो वो किस तरह का वायरस है, किससे संबंधित है, कौन से जीव से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 18 हो जाएगा। 18 क्या कह रहा है, किस संगठन ने नोबेल शांति पुरस्कार 2020 जीता। देखिए नोबेल शांति पुरस्कार 2020 जो जीता है उसका नाम है विश्व, वो बेसिकली 3 लोगों मतलब 2 व्यक्ति थे और एक जो है ऑर्गेनाइजेशन था, और वो ऑर्गेनाइजेशन यही है विश्व खाद्य प्रोग्राम, यानी जिसको W है ना, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WFP बोलते हैं, ठीक है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम बोलते हैं, है ना। ये 1961 में बना था, इसके लिए इसमें जो आप याद रख सकते हैं 1961 में ये संस्था बनी थी, विश्व खाद्य जो प्रोग्राम है ना। और इसका जो
हेडक्वार्टर अगर आप ये ध्यान में रखें तो ये रोम इटली में है, तो कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है, वो है रोम में, ठीक है। तो हेडक्वार्टर जो है इसका रोम, इससे ये सब पूछ सकता है आपसे, है ना। और ऑब्वियसली इसका लक्ष्य क्या, नाम से आप पता चल रहा होगा, इसका लक्ष्य जो है विश्व में जो भुखमरी जो है उसको खत्म करना, स्टंटिंग को कम करना, ठीक है। ये सब चीज़ इसके टारगेट हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। बाकी की अगर बात करें, देखिए यहाँ पर और कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जिसको यूनिसेफ आप बोलते हैं ना, ये हो गया हमारा यूनिसेफ हो गया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF हो गया, ठीक है। उसके अलावा जो WHO है ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इन सभी के आपको हेडक्वार्टर, इन सभी का स्थापना, इन सभी के जो हेड हैं वो सब आपको याद होने चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, ठीक है, यूनिसेफ की बात करूं तो इसकी स्थापना कब हुई थी, ये 1946 में हुई थी। यूनिसेफ की अगर बात करें तो इसकी स्थापना दिसंबर 1946 में हुई थी इसकी स्थापना। यूनिसेफ की अगर बात करें, इसका जो हेडक्वार्टर है, अगर आप यूनिसेफ का हेडक्वार्टर देखेंगे तो वो न्यूयॉर्क में है। कहां पर है, वो न्यूयॉर्क में है, तो ये ध्यान रख लेंगे, ये आपको कहां पर है, न्यूयॉर्क में, ठीक है। चलिए, उसके अलावा इसमें और क्या ध्यान रख सकते हैं, इसका हेड है ना, जो यूनिसेफ के हेड है, वो भी कई बार आपसे सवाल में पूछ लिया जाता है, तो वो है कैथरीन एम रसेल। तो आप कैथरीन एम रसेल जो भी याद रखना चाहें तो वो है कैथरीन, है ना, कैथरीन रसेल, ठीक है। तो ये इसकी हेड है। ये किसके बारे में हो गया, ये सारा आपका यूनिसेफ के बारे में हो गया। IMF का मैंने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में बताया था, इसकी स्थापना जो है 1945 में हुई थी, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन DC है, वो मैं बोल रहा हूं, आप लोग खुद भी नोट करते चले जाइएगा। तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपका कहां मिलेगा, वॉशिंगटन DC में। इसके जो हेड हैं यानी प्रबंधक MD हैं वो क्रिस्टिलिना जॉर्जीवा है, और इसके जो उप प्रबंधक हैं वो इंडियन है, जिनका नाम है गीता गोपीनाथ, वो हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप पॉइंट और ध्यान में रखना चाहें, ठीक है, तो इसके जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, जो अब मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, पहले गीता गोपीनाथ ही थी, लेकिन उनका पद इसीलिए उनको प्रमोट करके उप प्रबंधक बना दिया है, डिप्यूटी जो है MD बना दिया है, ठीक है। तो अभी है पियरे ओलिवियर गोरिंचस। मैं लिख इसलिए नहीं रहा हूं क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी इसके बारे में बताया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपको पता होगा, इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। आप लोग कमेंट में बताएंगे 7 अप्रैल को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं। 1948 में इसकी स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर मैंने कई बार बता दिया, वो जिनेवा में हेडक्वार्टर है, और इसके हेड जो है वो टेड्रोस एधनॉम जो है उसके हेड हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर आप एक ध्यान, इनके जो डिप्यूटी हेड हैं वो इंडियन है, तो उनका नाम जरूर याद रखिए, सौम्या स्वामीनाथन। मैं जितने भी नाम बोल रहा हूं आप लोग नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 19 कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये मनाते हैं हम लोग 5 जून को मनाते हैं, ठीक है। 1972 में जो UNGA है यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी संयुक्त राष्ट्र जो राष्ट्र महासभा है, ठीक है, उन्होंने 1972 में कभी इसको अनाउंस किया था, 1972 में जो है इसको अनाउंस किया, इसको मनाना स्टार्ट किया एक तरह से, ठीक है। बाकी आप लोग और क्या क्या ध्यान रखेंगे, देखिए यहां पर जितने भी डेट है वो आप उसको ध्यान में रख सकते हैं। 22 मई एक इंपॉर्टेंट डेट है, ये आपका जो इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे यानी कि अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है ना, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है ना, जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट डेट है 22 मई, ठीक है, ये ध्यान में हम लोग रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद अगर देखें तो आपका और क्या है, जैसे 11 मई को क्या मनाते हैं, तो वो इंडिया में जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि जो है नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं। आप ये लिख सकते हैं यहां पर, क्या है हमारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी है ना, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी है ना, प्रौद्योगिकी दिवस जो है वो मनाते हैं, ठीक है। चलिए 5 जुलाई को कोई इंपॉर्टेंट इतना डे है नहीं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, तो आपको डेट सब भी जो है वो दिवस सब याद होने चाहिए, एग्जाम में देख ही रहे, इससे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है। चलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से पहले हुआ, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ कब था, पहले ये समझते, फिर आपको घटना कब किससे पहले। तो ये जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन है, ये 1930 में शुरू हुआ था दांडी मार्च, या दांडी मार्च मेंशन भी किया गया। दांडी मार्च से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी।
ये बीच में रुका था एक साल के लिए, कुछ समय के लिए, है ना, जब गांधी जी गोलमेज सम्मेलन के लिए, है ना, गए थे, और ये फाइनली खत्म वापस लिया गया गांधी जी द्वारा 1934 में। तो 1930 में शुरू हुआ और 1934 में। अब सवाल पढ़िए, सवाल कह रहा है कि विच बिफोर विच इवेंट, यानी कि कौन सी घटना से पहले ये हुआ था। तो देखिए पहले सर एक घटना का डेट देखिए, पूर्ण स्वराज की घोषणा ये तो 1929 में हुई थी, जो कांग्रेस का लाहौर सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी, बहुत फेमस हुआ। यहीं पर पहली बार जो है झंडा फहराने और स्वतंत्रता मनाने का जो है निर्णय लिया गया था 26 जनवरी को, ठीक है, वो सब कहानी आप जानते भी होंगे थोड़े बहुत, ठीक है, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है। दांडी मार्च जो है आपको पता है कि ये 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ, और इसी से तो सविनय अवज्ञा जो है आंदोलन की शुरुआत हुई थी, है ना। तो 12 मार्च जो है 1930 को ये शुरू हुआ था। 6 अप्रैल को आपको पता है ये कंप्लीट हो गया था दांडी मार्च, महात्मा गांधी ने शुरू किया था। इसके बारे में जो इंडियन हिस्ट्री है वो वहाँ से आपको बहुत डिटेल पढ़ना होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको डिटेल में पता होना चाहिए। वहीं गांधी इरविन समझौते की बात करें तो ये आपको 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान में रखेंगे, इससे भी पूछा जाता है, ठीक है। क्रिप्स मिशन जो है कि विफलता की बात हो रही है, ये आया था 1942 में। तो आप अगर ध्यान से देखें तो एकमात्र क्रिप्स मिशन ही है जो इसके बाद हुआ था, या कहिए कि क्रिप्स मिशन से पहले ये हुआ था, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, क्रिप्स मिशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। अगला सवाल हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। 21 क्या कह रहा है, बर्मा किस वर्ष ब्रिटिश कब्जे से मुक्त हुआ। देखिए आपको पता है कि बर्मा जो है वो, है ना, जो जिसको आजकल म्यांमार, अभी म्यांमार कहते हैं, वो ब्रिटिश के कंट्रोल में वो भी क्षेत्र जब इंडिया था। और आपको पता हो ये अलग, देखिए ये आज़ाद हुआ 1948 में, यानी कि इंडिया के आज़ाद होने के बाद अगले ही साल इन्होंने भी अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, ठीक है। और ये कब बना था, ब्रिटिश कॉलोनी कब से बना, तो आपने एंग्लो, है ना, म्यांमार युद्ध देखा हो, एंग्लो बर्मा सुना होगा, है ना, एक एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ था, ठीक है, एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ था, ठीक है। ये 3 एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ था, एक तो 1825 में हुआ था, है ना, एक आपका क्या हुआ था 1825 में, फिर जो अगला हुआ था वो आपका 1852 और 1885 में हुआ था। कब हुआ था, 1852 फिर 1885 में हुआ। और इसी के बाद जो है, और इन तीनों युद्ध में जो है अंग्रेज की जीत हुई थी, ब्रिटिशर्स की जीत हुई, और तभी से ये क्या हो गया, ये पूर्ण रूप से ब्रिटिश कॉलोनी के रूप में एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है। बाकी 1948 में ये आज़ाद हुआ, ये सब पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या है, कह रहा है कि आईपीएल 2019 का खिताब किस टीम ने जीता। तो देखिए आईपीएल 2019 का खिताब किसने जीता था, ये जीता था मुंबई इंडियंस ने। ये उसका उस समय 4th टाइटल था, अभी तो 5th हो गया, 5 टाइटल उन्होंने जीता है, ये जो है उसका 4th टाइटल था। कौन जीता था, मुंबई इंडियंस ने जीता था, ये आप ध्यान में रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। आपको 2023 का याद रखना है। तो आप जानते होंगे कि 2023 का जो फाइनल है वो चेन्नई सुपर किंग्स और जो है गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया था, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स जो है वो जीता था, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आपके लिए 2023 का इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है, क्रिकेट कप्तानी और विवाद, यानी कि क्रिकेट कैप्टनसी एंड कंट्रोवर्सी इज बेस्ड ऑन इवेंट्स फ्रॉम द लाइफ ऑफ, मतलब कौन से क्रिकेटर, कौन से भारतीय कप्तान की जीवनी पर यह आधारित है, तो वो है सौरव गांगुली, है ना। सौरव गांगुली की जीवनी पर आधारित है। इसको लिखा था एक व्यक्ति जिनका नाम है सप्तऋषि, है ना, सॉरी सप्तर्षि, है ना, इनका नाम है सरकार, ठीक है। इन्होंने ये किताब लिखी थी, ठीक है, और ये सौरभ गांगुली से संबंधित है, तो याद रखेंगे। क्रिकेटर से रिलेटेड बुक्स भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने जो पीछे PYQs आपको कराएं उसमें मैंने कई सारे इस तरह के बुक्स के नाम आपको बताएं, आप ज़रूर जाकर के उन वीडियोस को देखिए, बहुत डिटेल में मैंने उसको बताया था, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, क्योंकि हर जो है सेम ही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको डिटेल में बार बार पढ़ाना अच्छा नहीं है, ठीक है। अब आते हैं, नाथपा झाकड़ी परियोजना जो है वो कौन सी नदी पर स्थित है। देखिए नाथपा झाकड़ी परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, और वो जो है हमारा किस पर है, सतलज नदी पर है। किस पर है, सतलज नदी पर है, और हिमाचल प्रदेश में है, तो ये ध्यान में रखेंगे। सतलज नदी पर एक जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो कई बार आ चुका है, वो है आपका भाखड़ा नांगल, है ना। कौन सा है हमारा, वो है हमारा भाखड़ा नांगल।
तो इसके बारे में आप जानते भी होंगे। भाखड़ा नांगल जो डैम है, बांध है या परियोजना दोनों बोल लीजिए, बांध और परियोजना जो है वो दोनों एक ही बात है, ठीक है। ये जो है ये भी सतलज नदी पर है और ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जो है वो डैम है। सबसे ऊंचा कौन सा है वो तो आपको पता होगा, टिहरी है, ठीक है। पीवाईक्यू दरोगा वाले पीवाईक्यू में ये आया था। मैं अगेन कह रहा हूं आप रिलेट करिए एग्जाम्स को, क्वेश्चन वहीं से घूम फिर करके रिपीट होता है, ठीक है। तो टिहरी भी दरोगा के एग्जाम पूछा था, ये सतलज वाला भाखड़ा नांगल वहां पूछा हुआ था, ठीक है। तो अब जैसे आपने सतलज आया तो आप कैसे पढ़ेंगे, आप जैसे सतलज आया तो देख लीजिए सतलज पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट डैम है। अगर इस एग्जाम में भाखड़ा नांगल पूछा है तो डेफिनेटली किसी एग्जाम में नाथपा झाकड़ी पूछ देगा, ठीक है। या फिर इवन किसी एग्जाम में आपको है ना एक आता है जिसको बोलते हैं ना करचम बांगटू या बांगटू बोलते हैं, करचम बांगटू, ये भी सतलज नदी पर ही है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, करचम है ना बांगटू या बांगटू बोलिए, ठीक है। तो ये भी एक डैम है, ठीक है, ये भी एक बांध है, ये भी सतलज पर है। तो आपको सतलज पर जो जो महत्वपूर्ण बांध है वो ध्यान में होना चाहिए। उसी तरह अगर आप बात करें, ठीक है, जैसे रावी पर कुछ इंपॉर्टेंट डैम, मैं इसको हटा देता हूँ फिर लिखता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, तो आंसर सतलज हो जाएगा, जो हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर भाखड़ा नांगल बांध भी है, करचम बांगटू बांध भी है। उसके अलावा अगर देखें तो रावी नदी की अगर मैं बात करूं तो रावी नदी पर भी आपको कौन सा डैम मिलेगा। देखिए रावी नदी पर जो बहुत फेमस है उसमें एक तो मैंने बताया था रंजीत सागर डैम है ना, एक तो रंजीत सागर डैम है, एक आपका शाहपुर है ना कुंडी है ना। रावी पर अगर बात करें तो सबसे पहले तो आप एक नाम याद रखिए, ये रंजीत सागर बांध, ठीक है, बांध, ये तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। एक 2018 में इसकी घोषणा हुई थी है ना, शाहपुर है ना कुंडी है ना, कुंडी, ये जो है ये डैम बांध जो है ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी ये कंप्लीट हो ही रहा है, ये भी जो है आपका रावी पर है। एक सवाल पूछा हुआ भी है चमेरा डैम, मैंने ये प्रीवियस वीडियो उसके बारे में ऑलरेडी बताया हुआ है, चमेरा बांध ये भी जो है वो रावी नदी पर है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखें झेलमपड़, ठीक है, तो देखिए झेलमपड़ कौन सा, मैं झेलम को थोड़ा नीचे कर देता हूँ, ठीक है, एरो आप ध्यान में रखिएगा। झेलमपड़ कौन कौन सा डैम है, देखिए झेलमपड़ जैसे उड़ी और मांगला बांध बहुत फेमस है, कौन सा है, उड़ी और मांगला, ठीक है। उड़ी डैम, उड़ी का नाम तो खैर आपने सुना भी होगा, तो उड़ी बांध है। उसके अलावा यहाँ पर एक जो है मांगला भी है, ठीक है, मांगला है ना, मांगला डैम भी है, ठीक है, मांगला डैम, तो ये सब आप ध्यान में रख सकते हैं। व्यास की बात करें तो व्यास नदी पर जो है एक इंपॉर्टेंट डैम है जो शायद आपने एग्जाम में देखा होगा, ठीक है, क्वेश्चन है, वो है महाराणा प्रताप सागर डैम या उसी को पोंग डैम कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा एक चीज यहाँ पर रंजीत सागर बांध जो है इसी को थियन डैम भी कहते हैं, THEIN, थेन है ना बांध, थेन कहीं कहीं लिखा रहता है, थेन बांध डैम भी कहते हैं इंग्लिश में, तो ये थेन भी कभी पूछ लेता है, ठीक है। उसी तरह ब्यास पर जो इसको पोंग डैम कहते हैं या इसको क्या कहते हैं, पोंग डैम, पोंग बांध, या इसको महाराणा प्रताप सागर बांध कहते हैं, महाराणा प्रताप, इसको क्या बोलते हैं, महाराणा प्रताप सागर, ठीक है, प्रताप सागर डैम। मैं ये सारा डिटेल आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आप समझें कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आप जब तक चारों ऑप्शन को और उसके डिटेल को नहीं देखेंगे, पीवाईक्यू आपके लिए कहीं से बेनिफिट नहीं। बहुत लोग पीवाईक्यू कैसे कर रहे हैं या बहुत सारे टीचर भी कैसे करा रहे हैं, तो वो सिर्फ जो ऑप्शन है वो टिक करा दिया और लोग देख रहे हैं, उनके वीडियोस को या उनके क्लासेस को कर रहे हैं। क्या फायदा है अगर आपको एक एक ऑप्शन याद कर रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं। क्वेश्चन ऐसे रिपीट नहीं होता, क्वेश्चन रिपीट होने का एक पैटर्न है। क्वेश्चन अगर ये पूछा है तो अगले आपके किसी एग्जाम में, या आप देखिएगा अभी जितना पीवाईक्यू किसी एग्जाम में रावी पे होगा, किसी एग्जाम में ब्यास पे होगा, किसी एग्जाम पे झेलम पे होगा, या किसी सतलज पे जो हमने करचम बांगटू पढ़ा वो हो सकता है आपका, या भाखड़ा नांगल हो सकता है। पीवाईक्यू ऐसे रिपीट होता है, ये नहीं कि एग्जैक्ट सेम ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होगा, वो थोड़े बहुत चेंज करके होते हैं, ठीक है। तो आपको वैसे पढ़ना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 25 कह रहा है पालघाट इज सिचुएटेड। तो ये देखिए ये कोयम्बटूर और पलक्कड़ के बीच है। अगर आप देखें तो ये नीलगिरी की पहाड़ी, मैं अगर यहाँ पर बोलूँ तो ये नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी और अन्नामलाई है ना, नीलगिरी और अन्नामलाई है ना,
अन्नामलाई है ना कि पहाड़ियों के बीच है, ठीक है, अन्नामलाई के बीच है। बात समझ में आ रही? ये पहाड़ी आपको पता है कि वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट की पहाड़ियां हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अच्छा ये है क्या? पालघाट जो है, ये जो पालघाट आप देख रहे हैं ये एक तरह का दर्रा है ना, दर्रा है, ठीक है, मतलब ये पहाड़ी दर्रा है, ठीक है, यानी रास्ता एक तरह का कह लीजिए, ठीक है। तो दर्रे में साउथ में एक बहुत फेमस पालघाट दर्रा है और ये एग्जाम में कई बार देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। हमारा अगला सवाल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26। हिमा दास जिन्होंने 2019 क्लेनाडो चेक गणराज्य में स्वर्ण पदक जीता था, ये कौन से खेल संबंधित? देखिए हिमा दास रनर थी, धावक थी, तो इनका संबंध किससे हो जाएगा? एथलेटिक्स से। हिमा दास का संबंध एथलेटिक्स से जो है ये जिस क्षेत्र से बिलोंग करते उसको ढींग कहा जाता था, इसलिए हिमा दास को जो है एक टाइटल भी दिया गया था, वो इनको ढींग एक्सप्रेस के नाम से। तो ये एक नाम भी एक दो बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो ढींग एक्सप्रेस किसको कहा जाता है? एक्सप्रेस, ये हिमा दास को कहा जाता है। अभी आई थिंक वो डीएसपी के पद पर जो खिलाड़ियों को मिलता है उसी पे आई थिंक काम कर रही हैं, वो जॉब करती हैं अभी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। 27 कह रहा है कि 27 जब हम किसी कारखाने की वार्षिक आय या वार्षिक उत्पादन की गणना करते हैं तो हम गणना कर रहे होते हैं। देखिए जब हम किसी फैक्ट्री का एनुअल इनकम और उसके प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हम फैक्ट्री के प्रवाह है ना, फ्लो की बात करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये फैक्ट्री के हम लोग फ्लो की बात करते हैं, प्रवाह की बात करते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा, ठीक है। तो 28 क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि कौन सी पुस्तक मुगल शासन के समय की आर्थिक, सामाजिक और कृषि स्थितियों का सटीक विवरण प्रस्तुत करती है। ये बहुत फेमस किताब भी है जिसका नाम है आईने अकबरी। कौन सी किताब है? आईने अकबरी। किसने लिखी थी? अबू फजल ने, ठीक है, अबू फजल ने लिखी थी। ये किताब जो है 3 खंडों में, कितने खंडों में? 3 खंडों में ये किताब लिखी गई थी। बात समझ में आ रही है? अच्छा उसी तरह किताब उल हिंद किसने लिखा था? आप लोग कमेंट में बताएंगे किताब उल हिंद किसने लिखी थी। बाबर नामा और हुमायूं, ये सारे इंपॉर्टेंट किताब हैं, ठीक है। अब मैं बता ही देता हूं, जैसे किताब उल हिंद आप लोग दूसरा, किताब उल हिंद किसने लिखी थी? ये अल बरूनी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? अल बरूनी ने, ठीक है। अब आप लोग कमेंट में बताएंगे हुमायूं और बाबर नामा किसने लिखा था। दोनों ही आसान क्वेश्चन है, वो आपके लिए, आप लोग जरूर इसका आंसर करिएगा, ठीक है। तो आईने अकबरी ये अबुल फजल की लिखी हुई किताब है, ठीक है, ये ध्यान। अच्छा इसका अंग्रेजी अनुवाद भी हुआ था, ठीक है। इसको हेनरी बेवरिज नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने आईने अकबरी का अनुवाद किया था। क्या नाम है? हेनरी बेवरिज। आप नोट में मेंशन कर लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, आगे बढ़ते। देखिए अगर आप PYQ कि कोई कॉपी लेके नोट लेके नहीं बैठे हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। अगेन मैं ये कहूँगा आपको वीडियो देखने का। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी है ना, यानी कि जिसको रिफ्ट वैली कहते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्ट वैली से होकर बहती है। देखिए रिफ्ट वैली से होकर 2 प्रमुख नदी है, एक है तापी है ना, और एक है आपका नर्मदा। जो आपको पता है कि ये अरब की खाड़ी में, अधिकांश जो नदियां हैं भारत की वो आपका कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में। लेकिन ये 2 महत्वपूर्ण नदी है, ठीक है, जो आपका अरब खाड़ी में जाकर के मिलता है, और नर्मदा जो रिफ्ट वैली में बहती है ना। तो ये हो गया। आप लोग बताएंगे, पिछले PYQs में आया था कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, ठीक है। वहीं पर सोन नदी का भी उद्गम स्थान है उसी के पास, ठीक है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? आप लोग बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी अब गंगा, कावेरी इन सब के बारे में जानते हैं, आपको रिवर के बारे में अलग डिटेल पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष है? ये तो पुराना क्वेश्चन है, उस समय के सिवान थे, ठीक है। लेकिन अभी आप जानते हैं, अगेन मैं इसरो के बारे में कई बार बता चुका हूं, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसके पहले जो है जो अध्यक्ष थे वो तो विक्रम साराभाई थे, क्योंकि विक्रम साराभाई को भारत में स्पेस प्रोग्राम का पितामह कहा जाता है, फादर कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है इसरो के द्वारा जो पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया था वो आर्यभट्ट था, 1975 में लॉन्च किया गया था, रशिया की मदद से किया गया था, ठीक है। इसके अलावा अभी अगर देखें तो इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो एस स्वामीनाथन। अभी इसरो आपको पता भी होगा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, उसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और जो है एस स्वामीनाथन जो है सॉरी एस स्वामीनाथन मेरे मुंह से निकल रहा है ना, वो एस सोमनाथ है, ठीक है। वो कौन है? एस सोमनाथ। थोड़ा सा जो है, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़े। तो एस सोमनाथ का नाम आप लोग ध्यान में, ये सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अच्छा आप लोग, अब चूंकि एस स्वामीनाथन का नाम मेरे मुंह से निकल गया है तो आप लोग बताएंगे एस स्वामीनाथन का संबंध किससे था, ठीक है, वो कौन थे। चलिए
वो भी उनका भी वो भी एक जनक के रूप में ही जाने जाते हैं। वो किस चीज़ के जनक के रूप में जाने जाते हैं? अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, वो है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन सा स्रोत और नवीकरणीय है, यानी कि नॉन रिन्यूएबल है। ये तो बहुत आसान है, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल हमने क्लास 9 10 में कई बार पढ़ा है। तो ये यहाँ पर देखिए जल विद्युत सौर ये सब तो नवीकरणीय है। नॉन रिन्यूएबल पूछ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, कोयला है ना, जिसको आप रिन्यू नहीं कर सकते है ना। नवीकरणीय और अनवीकरणीय बहुत बच्चे वाली चीज़ है, वो आप जरूर जानते होंगे है ना, ये मैं बिल्कुल भी नहीं बता रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है पेसो निम्नलिखित में से किस देश की मौद्रिक इकाई है? पेसो के बारे में आपने सुना होगा, मोस्टली ये चलता है ना, जो साउथ अमेरिका, अर्जेंटीना है, कोलंबिया, उस क्षेत्र में पेसो चलता है। ठीक है, लेकिन यहाँ वो सब ऑप्शन है नहीं, यहाँ है तो यहाँ फिलीपींस का जो है फिलिपिनी पेसो उसका भी एक है, तो आप फिलीपींस यहाँ ध्यान रखेंगे। जैसा मैंने कहा मुद्रा से एक सवाल पूछा जाता है आप लोग। अच्छा, मालदीव की मुद्रा क्या है? देखिए मालदीव की मुद्रा रुफिया बोलते हैं इसको। ठीक है, रुफिया बोलते हैं। सीरिया की मुद्रा क्या है और कतर की मुद्रा क्या है? अगर आप बात करें सीरिया, आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, सीरिया की अगर मैं मुद्रा की बात करूं तो यहां पर चलता है सीरियन पाउंड है ना, क्या चलता है? सीरियन पाउंड। और कतर में क्या चलता है? तो कतरी रियाल। देखिए रियाल चूंकि सऊदी अरबिया में चलता है तो आपको ध्यान में रखना होगा, रियाल यहां भी चलता है। और सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, कतर में रियाल चलता है आपका, कतर में रियाल हो गया है ना, सऊदी अरेबिया में भी रियाल चलता है। सीरिया में क्या चलता है? सीरियन पाउंड चलता है, तो ये ध्यान में रखेंगे, सीरियन पाउंड चलता है। तो ये तो आपसे करेंसी एक पूछा ही जाएगा, आपसे कैपिटल एक पूछा ही जाएगा, इसको याद कर लीजिए है ना, कहीं जहां कोई भी बुक से कहीं से भी आप याद कर लीजिए। ठीक है, जहां भी आपको मिल रहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अक्टूबर 2020 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल किसने जीता? ये जीता था जेसिंडा ऑर्डन, उस समय ये बनी थी जेसिंडा ऑर्डन, जो है वो न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री बनी थी। अगर आपसे पूछ ले कि अभी जो है वो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है, तो उनका नाम है क्रिस हिपकिंस। क्या नाम याद रखेंगे? क्रिस हिपकिंस है ना। अभी वर्तमान में कौन है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ है ना, वर्तमान, ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री की बात करें, वर्तमान में कौन है, वो है क्रिस हिपकिंस है ना, हिपकिंस। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। हमारा अगला सवाल क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 35 क्या करें, लोटिया का क्षेत्रीय संगीत, मतलब कहाँ का क्षेत्रीय, सवाल ऐसे होना चाहिए, लोटिया इज द रीजनल म्यूजिक ऑफ, मतलब कहाँ का क्षेत्रीय संगीत है। तो देखिए लोटिया जो है वो आपका राजस्थान का है। कहाँ का है? लोटिया की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये राजस्थान का है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रशांत महासागर में स्थित है, स्थित नहीं है, सॉरी, ये तो आप पढ़ के ही बता सकते हैं। बारमूडा ट्रायंगल भाई नहीं है। क्यों नहीं है बारमूडा ट्रायंगल, है ना, इसलिए नहीं है क्योंकि बारमूडा ट्रायंगल जो है वो आपका अटलांटिक ओशियन में है ना। कहाँ पर है? तो बारमूडा ट्रायंगल की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये अटलांटिक में है। अटलांटिक महासागर आप जानते हैं है ना, ये जो है आपका दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, पहले प्रशांत है, फिर अटलांटिक, फिर इंडियन ओशियन है। ठीक है, तो ये तो बारमूडा ट्रायंगल अटलांटिक में है। बाकी मारियाना ट्रेंच हो, शैतान का सागर यानी डेविल सीज को बोलते हैं है ना, और फिलीपींस ट्रेंच, ये सब जो है वो आपका कहाँ हो जाएगा, वो आपका पैसिफिक में हो जाएगा, प्रशांत में। तो इसका आंसर हो जाएगा बारमूडा ट्रायंगल। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 37। क्या कह रहा है, महिला उद्यमियों को सूक्ष्म वित्त उपलब्ध कराने की योजना कौन सी है, मतलब इसमें से कौन सी ऐसी योजना है जो महिलाओं को माइक्रो फाइनेंस जो है वो प्रोवाइड करने का जो है वो काम कर रहा था। तो ये योजना जो है आपका महिला समृद्धि योजना। ये कौन सी योजना थी? देखिए महिला जनधन योजना आगे ऑप्शन में, मैंने आपसे पीछे पूछा था जनधन योजना के बारे में। तो देखिए ये जो महिला, अगर आप बात करें समृद्धि योजना की बात करें तो ये आया था 1993 में आया, और ये माइक्रो फाइनेंस या सूक्ष्म वित्त महिलाओं को उपलब्ध कराने वाली ये योजना थी। ठीक है, आप ध्यान में रखेंगे। जनधन योजना 2014 में आया था। कौन से डेट को आया था अगर मैं बात करूं तो ये 28 अगस्त 2014, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इससे सवाल बहुत बार पूछा जाता है, पूछा गया है एक्चुअली, है ना। उज्ज्वला योजना की बात करें तो उज्ज्वला योजना कब आई? ये 2016 में आई, 1 मई 2016 को। ये भी डेट आप याद रखिए, 1 मई है ना 2016 को आई। ठीक है, अच्छा सेतु भारतम योजना, सेतु भारतम योजना की अगर मैं बात करूं ये कब आया था? तो ये आपका आया था 2019 में। ठीक है, 2019 में सरकार ने इसकी अनाउंसमेंट की थी, 2019। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा 38, ठीक है। 38 कह रहा है क्या कि लोकसभा में 73वां संविधान संशोधन विधेयक किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया। आप बस इतना पहले याद रखें कि जो आपका 73वां संविधान संशोधन है वो विधेयक लाया कब गया था, ये 1991 में लाया गया था, 73वां और 74वां। और आपको पता है ये किससे, 73वां ग्राम पंचायत या पंचायती राज से है और 74वां जो है नगर पालिका से संबंधित है, ठीक है। ये 1991 में लाया गया था, 1992 में ये पास हो गया था, ठीक है। और उस समय कौन थे, तो पी नरसिंह राव थे, है ना। तो ये आपको ध्यान में भी रखना है कि उस समय पी नरसिंह राव जो है वो प्रधानमंत्री थे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है क्या कि राजा रवि वर्मा कौन थे। देखिए राजा रवि वर्मा की अगर बात करें तो इनका संबंध केरल के रॉयल्स जो परिवार है उनसे था, ठीक है। ये एक बहुत बड़े चित्रकार थे, ठीक है। ऑयल पेंटिंग के लिए बहुत फेमस थे, ऑयल पेंटिंग के लिए, है ना, ऑयल पेंटिंग के लिए। तो आप इनका नाम ध्यान में रखेंगे, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया, बहुत बार, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजा रवि वर्मा के बारे में पूछा गया था। पंजाब में भूमि हानि का मुख्य कारण है, यानी लैंड लॉस का मेन कारण क्या है। आप अगेन ऑप्शन से पढ़ के बता सकते हैं। देखिए यहाँ सिंचाई बहुत ज़्यादा, क्योंकि पंजाब में भूमि छोटी है लेकिन बहुत ज़्यादा वो प्रेशर में, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन उसे कराने की कोशिश की जाती है, तो वो अति सिंचाई का शिकार हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ लैंड लॉस का कारण अति सिंचाई है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है ना, टू मच इरिगेशन वहाँ पर है। निम्नलिखित में से 41 निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। देखिए तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले दो व्यक्ति थे, कौन कौन थे, एक तो भीमराव अंबेडकर थे और एक तेज बहादुर सप्रू थे, ठीक है। तो आप दोनों का नाम याद रखिए, दोनों सवाल बनता है। और एक कौन थे, ये तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, बहादुर सप्रू, ठीक है। ये दोनों ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है, सप्रू, है ना, तो तेज बहादुर सप्रू। देखिए ये तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है वो कब कब हुआ था ये आपको बताना है, ठीक है। जो गोलमेज सम्मेलन हुआ तो वो कब कब हुआ, और महात्मा गांधी ने जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये भी कई बार पूछा जाता है। महात्मा गांधी जो है इसने दूसरे, है ना, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। मैं ऐसे लिख देता हूँ, है ना, ये द्वितीय, ठीक है, द्वितीय गोलमेज, है ना, इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था, लेकिन है ना, और वो उससे बहुत नाराज हो गए थे। यही सम्मेलन है जिसमें भाग लेने के लिए उन्हें सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक करके जो है वो गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे। उन्हें उम्मीद थी शायद जो है, क्योंकि उनके गांधी जो इरविन पैक्ट हुआ था और उस पैक्ट के बाद जो है लॉर्ड इरविन ने गांधी जी को कन्विंस किया था लंदन जाने के लिए, और उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक करके वो लंदन गए, लेकिन उनको असफलता, निराशा ही हाथ लगी और उन्होंने आकर फिर से सविनय अवज्ञा आंदोलन को चालू किया और फिर बाद में 1934 में ख़त्म किया था। तो ये पूरी हिस्ट्री है, आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए बाकी आप ये सारे नाम मदन मोहन मालवीय, वल्लभ भाई पटेल के बारे में अपने कुछ ना कुछ सुना ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। संविधान निर्माण सभा की समितियों के अध्यक्ष के विषय में कौन सा युग्म सही नहीं है। संचालन समिति जीवी मावलंकर, पहला ही गलत, ठीक है, बाकी तो सही है। प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर, संघीय शक्ति समिति जवाहर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पहला हो जाएगा। संचालन समिति इनके पास नहीं, ये राजेंद्र प्रसाद के पास थी, ठीक है, क्या थी, राजेंद्र प्रसाद। अच्छा जीवी प्रसाद के पास, जीवी मावलंकर के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है, प्रसाद के पास। देखिए जीवी मावलंकर जो है ये भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे, यानी हमारे पहले स्वतंत्र भारत के जो लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे वो जीवी मावलंकर ही थे, तो ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। हमारा अगला सवाल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय ध्वज संहिता कब लागू होता है। तो नया जो फ्लैग कोड है ना, वो आया था 2002 में, तो ये बस ध्यान में रख लेना आपको। नया फ्लैग कोड कब आया था, ये 2002 में आया था, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। हमारा अगला सवाल हो जाएगा 2019 से निम्नलिखित में कौन सा प्रवासी भारतीय सम्मान प्रदान किया गया। नहीं, सवाल होना चाहिए किसको प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया था। देखिए 2019 में जो है वो राजेंद्र कुमार जोशी को दिया गया था। अब आप लोग बताएंगे इस बार जो प्रवासी भारतीय, पहले तो देखिए एक चीज यह है ध्यान में, एक चीज तो आपको यह ध्यान में रखना है कि प्रवासी भारतीय जो दिवस है, ये प्रवासी भारतीय सम्मान जो दिया जाता है, तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 9 जनवरी को, ठीक है, ये कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को। एक तो आप याद रखें, और आपको बताना है कि 2023 में जो प्रवासी भारतीय सम्मान जो है वो किन्हें दिया गया है, ठीक है।
बात समझ में आ रही है? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। कुछ क्वेश्चन मैं आपको इसलिए दे रहा हूं ताकि आप करें, आप उसके बारे में पढ़ें समझें, है ना, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 45, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? ये तो बहुत आसान है बताना, चिकन पॉक्स है ना, आपने पढ़ा होगा। जो घरेलू भाषा में ना, इसको जो घरेलू देहाती भाषा भी आप कह सकते हैं, इसको छोटी माता कहते हैं, ठीक है, माता आना कहते हैं। तो वो चिकन पॉक्स है, ये वायरस से होता है। बाकी सिफिलिस जो है वो बैक्टीरिया से होता है ना, बैक्टीरिया से होता है। उसके अलावा बात करें टाइफाइड भी जो है वो बैक्टीरिया से होता है। मलेरिया की अगर बात करें ये प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है? प्रोटोजोआ, ये ध्यान में रखना है, प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, कौन सा डिजीज के जो कारक हैं, कॉज हैं, वो क्या हैं, ठीक है। आगे बढ़े, हमारा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 46। 46 क्या कह रहा है कि किसकी भारत यात्रा की स्मृति में मुंबई में अपोलो पोर्ट पर स्मारक ब्रिटिश बिल्डर जॉर्ज विलेज द्वारा बनाया गया था? देखो कौन आए थे, वो आए थे जॉर्ज पंचम। कौन आए थे? किंग जॉर्ज पंचम जो है वो आए थे, और उन्हीं के जो जब वो आए थे तो इसी पर ये बनाया गया था, ध्यान में रहेगा। तो कौन थे? वो जॉर्ज पंचम, है ना, ठीक है। आगे बढ़े, इन सब के बारे में भी आप ज़रूर पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी हिस्ट्री का टॉपिक है, हिस्ट्री के डिटेल में ये सब नाम आपको समझ में आ जाएगा। निम्नलिखित में से किसे कर्नाटक संगीत का जनक, ये पहले भी मैंने डिस्कस किया हुआ है। फादर ऑफ कर्नाटक म्यूजिक जो है वो किनको कहा जाता है? पुरंदर दास को कहा जाता है। तो बहुत आसान सा सवाल था ये, ठीक है। पढ़ा हुआ है तो आसान है, नहीं तो मुश्किल है, तो आप ज़रूर इस सब के बारे में पढ़िए, है ना। क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 48। 48 कह रहा है कि संसद के शून्यकाल के बारे में कौन सा कथन गलत है? यह एक भारतीय आविष्कार नहीं होगा, है ना। पहले ये कुछ वर्ड गलत है यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे वर्ड तो ध्यान में नहीं है, ये भारत है ना, तो यह गड़बड़ है। अच्छा, इसको हटाते हैं, ठीक है। और देखते हैं क्या, कोई प्रश्न बिना किसी पूर्व सूचना के संसद में उठाया जा सकता है। प्रक्रिया के नियमों में इसका उल्लेख नहीं है, और यह संसद प्रश्न सत्र से पहले शुरू होता है। नहीं, देखिए प्रश्न काल जो होता है, ये थोड़ा सा ऑप्शन का आई थिंक ऑर्डर गड़बड़ हुआ है, ठीक है। ये संसद का जो ये होगा प्रश्न काल बोलते हैं, यहाँ पे प्रश्न काल बोलते हैं, उससे पहले शुरू होता है। नहीं, ये उसके बाद शुरू होता है, ठीक है। ये आंसर नहीं होने वाला ये होगा, वहाँ कुछ गड़बड़ी है, ठीक है। थोड़ा सा इसको में ऑप्शंस जो है वो गड़बड़ हुए हैं, ठीक है। बाकी आप इसका ध्यान देख लीजिएगा, ठीक है। तो संसद के शून्यकाल के बारे में मैं जो PDF में इसको ठीक करवा दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो संसद जो 0 आवर होता है वो प्रश्न काल से के बाद शुरू होता है, पहले नहीं होता, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने अपने भाषण में कहा था कि राष्ट्रीय शिक्षा का लक्ष्य छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना है? ये कहा था 1908 का बॉम्बे की एक मीटिंग में जो है 1908 में बॉम्बे में कहा था अरबिंदो घोष ने, है ना। कहाँ पर कहा था? बॉम्बे में अरबिंदो घोष ने कहा था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न, आज का हम लोग आखिरी सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। वो हमारा क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत से प्राप्त होता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मोनाजाइट रेत से जो प्राप्त होने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है थोरियम, इसको ज़रूर याद रखेगा। और भारत में जो केरल का समुद्री तट है, इसका बहुत बड़ा एन रिजर्व है वहाँ पर, है ना, केरल का समुद्री तट। ये बहुत बार आपसे ये क्वेश्चन जरूर रिपीट हो सकता है, समुद्री तट आपके कई सारे एग्जाम में। ये उसका भंडार है, यहाँ पर क्या है आपका भंडार है इसका, एक तरह से कह लीजिए, ठीक है। तो हमने 50 क्वेश्चन का जो है आप पूरा कंप्लीट कर लिया क्लास, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो आज का क्लास यहीं तक था। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए आप देख ही रहे हैं कि आपके लिए कितनी मेहनत हो रही है, ठीक है। सारे PYQs मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, आप YouTube पर जाएंगे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। दरोगा का प्लेलिस्ट हो आपका, है ना, जो उसका PYQ का है, बिहार SSC का PYQ का है, स्टैटिक GK के PYQ का मैंने जो है प्लेलिस्ट आपका बना दिया है। आप वहाँ से जाकर के सारे वीडियोज़ को ज़रूर देखिए डिटेल में, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए बाकी आज के लिए यहीं तक। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद। जय हिंद।